देख रहे हैं स्ट्रेट लाइव। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। शुरुआत करते हैं बिहार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भागलपुर जिले के सनहौला प्रखंड अंतर्गत आरारा धुआवे पंचायत के चंडिका मिश्री लाल कृष्ण उच्चतर माध्यमिक +2 विद्यालय पहुंचे हैं, जहां 301 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से कुल 59 योजनाओं का शिलापट अनावरण कर उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है, जिसमें 141 करोड़ 99 लाख रुपए की लागत से 43 योजनाओं का उद्घाटन एवं 159 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से 16 योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। वहीं संबंधित विभाग द्वारा मौजूद विभिन्न लाभुक एवं कर्मचारियों से विद्यालय परिसर में मुख्यमंत्री ने सीधा संवाद स्थापित किया है। इसके अलावा विद्यालय परिसर में मुख्यमंत्री ने पूर्व बिहार विधानसभा अध्यक्ष सह कांग्रेस नेता स्वर्गीय सदानंद सिंह की मूर्ति का अनावरण भी किया है। इसके बाद महादेव स्थान के मैदान में आयोजित कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने हिस्सा लिया है। आपको बता दें कि कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम के दौरान संबोधित करते हुए उन्होंने राजद शासनकाल को याद कराया है। वहीं बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, महिलाओं के सशक्तिकरण और सुशासन के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियों के बारे में भी लोगों को अवगत कराया है। स्वर्गीय सदानंद सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण है और माननीय मुख्यमंत्री जी उस प्रतिमा को प्रतिष्ठित कर रहे हैं। एक सौभाग्य है कि आज़ादी के 75 वर्ष के बाद पहली बार इस प्रांगण में माननीय मुख्यमंत्री बिहार का पदार्पण होने जा रहा है। ये ऐसा ऐतिहासिक पल है जिसके लिए हम कह नहीं सकते। और माननीय मुख्यमंत्री जी एक साधारण कार्यकर्ता, हम जैसे जदयू के साधारण कार्यकर्ता के आग्रह को स्वीकार किया और यहाँ पर आए, ये मेरे लिए परम सौभाग्य की। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने आज उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बिहार प्रभारी विनोद तावड़े के साथ संयुक्त रूप से भाजपा ध्वज दिखाकर भाजपा का LED प्रचार रथ यहां से रवाना किया है। आज से रथ सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचकर डबल इंजन की सरकार में बिहार के विकास की गाथा लोगों को बताएगा। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने इन रथों को रवाना करते हुए कहा कि बिहार अब विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर हो रहा है। डबल इंजन की सरकार में आधारभूत संरचना का क्षेत्र हो या शिक्षा और स्वास्थ्य, सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ा है। लोगों को नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है और उन्होंने कहा कि बिहार में महिला सशक्तिकरण के लिए नीतीश सरकार ने जो काम किया है वह अभूतपूर्व है। बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी सरगर्मियां भी तेज हो रही हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर और ज्यादा तेज हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे जाने के ऐलान पर अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तीखा हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा कि मौजूदा सरकार उनकी योजनाओं की नकल कर रही है और जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि एनडीए के पास खुद की कोई मौलिक सोच या योजना नहीं है। इसी बीच तेजस्वी यादव ने अपनी बहन रोहिणी आचार्य को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि रोहिणी पर सवाल उठाने वालों को वे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। पद पाना, ना राज्यसभा, ना लोकसभा, ऐसी कभी भी उनकी इच्छा नहीं। जब टिप्पणी देने की बारी आई तब भी पहले आकर के उन्होंने टिप्पणी दी। छपड़ा सारण की जनता चाहती थी कि लालू जी का सीट है और लालू जी को जिन्होंने जीवन दान दिया है वो वहां से चुनाव लड़े। अब चढ़ा कर लोग हर जगह बैठा रहता है। उल्टा पे ध्यान देने की जरूरत है। हम हो, लालू जी हो, पूरा परिवार हो या हमारी पूरी पार्टी हो, हम लोगों का एकमात्र लक्ष्य है 20 साल से जो बिहार को बर्बाद कर दिए है, लूट खसोट, भ्रष्टाचार, अपराध जिसमें बढ़ा है सरकार, जहाँ कार्रवाई सुनवाई नहीं होती, गरीब का राज को इन लोगों ने खत्म कर दिया है, वैसी सरकार को उखाड़ फेंके और एक नया सरकार बना दे। AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अररिया में जनसभा को संबोधित किया है। गयारी पंचायत भवन के पास आयोजित सभा में उन्होंने एनडीए और महागठबंधन दोनों पर तीखा हमला किया है। ओवैसी ने कहा कि बिहार की जनता को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि सीमांचल के लोग अब जागरूक हो चुके हैं
उन्होंने कहा कि मजलिस गरीबों, वंचितों और अल्पसंख्यकों की आवाज़ है। आपको बता दें कि ओवैसी ने आरोप लगाया है कि अन्य दल केवल चुनाव के समय सीमान चलाते हैं, वोट लेने के बाद यहाँ की गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी समस्याओं को भूल जाते हैं। उन्होंने सरकारी कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार का भी मुद्दा उठाया है। प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने घुसपैठ का मुद्दा भी उठाया है। उन्होंने कहा कि सीमांचल में कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं है। उन्होंने सवाल किया है कि अगर ये घुसपैठिए हैं तो किन लोगों को पकड़ा गया है, जो कि हाट के तारण में सभा के बाद ओवैसी रात 8 बजे गयारी पहुंचे हैं और 0 माइल 4 लेन पर सैकड़ों कार्यकर्ता और समर्थक उनकी एक झलक पाने के लिए जमा थे। उनके भाषण की शुरुआत आई लव मोहम्मद के नारे से की गई थी। जन स्वराज पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी ने बिहार के मंत्री अशोक चौधरी और उनके परिवार पर वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाते हुए कागजी साक्ष्य सार्वजनिक किए। प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने कहा कि प्रशांत किशोर द्वारा लगाए गए आरोपों के समर्थन में पार्टी के पास विस्तृत दस्तावेज हैं। प्रदेश महासचिव किशोर कुमार ने आरोप लगाया है कि मंत्री की पत्नी नीता केसकर चौधरी ने 2021 से 22 में 2 प्रॉपर्टी बिल्डरों से करीब 7 करोड़ रुपए में खरीदी थी, जिसमें एक में पति का नाम और दूसरे में पिता का नाम दिखाया गया था। वो कहते हैं कि स्रोत धन अस्पष्ट है और काला धन इसमें इस्तेमाल हुआ हो सकता है। पार्टी ने मानव वैभव विकास ट्रस्ट द्वारा पटना की पोजीशन संपत्तियों की सस्ते दामों पर खरीद की भी सूची पेश की है। कुल भुगतान लगभग 47 करोड़ दिखाया गया है, जबकि इनकी बाजारी कीमत 100 करोड़ से अधिक बताई गई है। साथ ही दावा किया गया है कि कुछ लेन देन में भुगतान और अकाउंट ट्रांसफर संदिग्ध तरीके से किए गए हैं। पार्टी ने सरकार से स्वतंत्र जांच और संबंधित एजेंसियों से सत्यापन कराने की मांग भी की है और कहा है कि यदि उचित कार्यवाही नहीं की गई तो वे न्यायालय तक भी जा सकते हैं। जो प्रशांत किशोर जी ने जो एक आरोप लगाया था उसमें उसने तथ्यों के आधार पर आरोप लगाया था। प्रशांत किशोर जी ने यही उस दिन कहा था, उन्होंने कोई मानव वैभव पर आरोप नहीं लगाया था और उनके खिलाफ कोई हमारे पास साक्ष्य नहीं था, लेकिन उन्होंने जो आरोप लगाया था और जो सिद्ध है उसमें कहीं से दो राय नहीं है। वो है अशोक चौधरी की जो बेटी है श्री शांभवी चौधरी, जो समस्तीपुर से सांसद है। तो अशोक चौधरी ने 2019 में अशोक चौधरी के पीए योगेंद्र दत्त जी ने अशोक चौधरी ने 2 रजिस्ट्री अपने पीए श्री योगेंद्र दत्त जी के नाम से करवाया है। ये दोनों मैं आप लोग को उपलब्ध करा देता हूं और दोनों ये डीड आप देख लें। फारबिसगंज हवाई अड्डे के मैदान में आगामी 27 सितंबर को देश के गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम तय हो चुका है, जहां वे 10 जिलों के भाजपा कोर कमेटी के सदस्यों के साथ में बैठक करने के साथ एक सभा को भी संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में 10 जिलों के कार्यकर्ता शिरकत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर जिले का प्रशासनिक महकमा सहित भाजपा के कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हुए हैं। सभा स्थल पर मंच निर्माण के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीएम अनिल कुमार, एसपी अंजनी कुमार ने अधिकारियों और भाजपा संगठन से जुड़े नेता और स्थानीय विधायक विद्यासागर केसरी उर्फ मंचन केसरी के साथ में सभा स्थल का जायजा लिया है। मौके पर डीएम अनिल कुमार और एसपी अंजनी कुमार ने फारबिसगंज एसडीएम रंजीत कुमार रंजन, एसडीपीओ मुकेश कुमार साहा और डीएसपी हेडक्वार्टर फखरे आलम सहित थाना अध्यक्ष राघवेंद्र कुमार, बीडीओ, सीईओ, ईओ आदि को सुरक्षा व्यवस्था और लोगों को जनसभा स्थल पर आने जाने वाले मार्ग की सुनिश्चितता को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। देश के यशस्वी गृह मंत्री जी का जो पदार्पण हो रहा है फारबिसगंज के हवाई अड्डा पर दिन के 2 बजे, उसमें लगभग 5000 जो है 10 जिले से कार्यकर्ता लोग आएंगे और कार्यकर्ता लोग जो आएंगे वो चिन्हित कार्यकर्ता लोग हैं। इसमें कोर कमेटी के सब सदस्य रहेंगे और 2 घंटे का ये हम लोगों का बैठक है।
कार्यकर्ताओं के बीच में सम्मेलन में सभा भी है हम लोगों का, और उसी सभा में जो है जो रणनीति है, जो चुनावी रणनीति है, उसको गृह मंत्री जी जो है कहता है अपने कार्यकर्ताओं को जो है अपने आशीर्वचन से जो है बूस्टअप करेंगे। और इसी को लेकर के आज हवाई अड्डा में जो है सब जो व्यवस्था आज देख रहे हैं आप जो हवाई अड्डा का, उसकी निगरानी के लिए हम लोग जो आज यहाँ आए हुए हैं और सारे प्रशासनिक पदाधिकारी आज जो इसकी मुआयना किए हैं। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय परिसर में गुरुवार को छात्रों के बीच हुए विवाद के कारण तनाव और ज्यादा गहरा गया है। छात्र राजद के विश्वविद्यालय अध्यक्ष लालू यादव ने आरोप लगाया है कि उन्हें फोन कर बुलाया गया है और कैंपस में उनकी पिटाई की गई। इस घटना में घायल हुए लालू यादव को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती किया गया। घटना में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप भी लगाया गया है। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय थाना पुलिस और सुरक्षा गार्डों की मौजूदगी में ये मारपीट हुई है। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें कई एबीवीपी कार्यकर्ताओं को लालू यादव और उनके साथियों पर हमला करते हुए देखा जा सकता है। छात्र राजद के उपाध्यक्ष आशीष कुमार ने बताया कि हमारे विश्वविद्यालय अध्यक्ष को बुलाया गया है और जैसे ही वे कैंपस पहुंचे 15 से 20 एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने लाठी डंडों से उन पर हमला कर दिया है। लालू यादव गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज अभी सदर अस्पताल में चल रहा है। विद्यालय में जो विगत 20 दिनों से एबीवीपी का दलाली चल रहा था, तो कल एक छात्र के साथ वो लोग मारपीट किया, हम लोग उसको पहचान किया और विश्वविद्यालय से भगाए। लेकिन उसी फिराक में आज वो लोग प्री प्लान करके हमारे अध्यक्ष लालू जी को बुला करके जो है ना उसके साथ उतने बुरी तरीके से बेरहमी तरीके से उसकी पिटाई की, उसका सर फोड़ दिया, उसका यह हाथ टूटा हुआ है। ये एबीवीपी का गुंडागर्दी दिखाता है। कोई विश्वविद्यालय में किस तरह की अपनी मानसिकता और अराजकता को फैलाना चाह रहा है, लेकिन छात्र राजद इस चीज को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, इसकी घोर निंदा करती है। अगर इस तरह की घटना विश्वविद्यालय प्रशासन इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं करेगी तो छात्र राजद इसके लिए चरणबद्ध आंदोलन करेगी। भागलपुर जिले के नाथनगर स्थित इंटर स्तरीय बालिका उच्च विद्यालय के छात्रावास में चल रहे बिहार होमगार्ड प्रशिक्षण के दौरान गुरुवार को अचानक कई महिला जवान बेहोश होकर गिर पड़ी हैं। सूचना मिलते ही नाथनगर थाना अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह तत्काल मौके पर पहुंचे हैं और बेहोश हुए जवानों की थाने में गाड़ी से नाथनगर रेफरल अस्पताल भेजा गया है। प्रशिक्षण में शामिल एक महिला होमगार्ड ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि यहाँ मेडिकल सुविधा का गंभीर अभाव है। एम्बुलेंस की व्यवस्था भी समय पर उपलब्ध नहीं होती है। वहीं ट्रेनर उपेंद्र कुमार पासवान ने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान रोजाना 1 से 2 लड़कियां बेहोश हो जाती हैं और उन्हें एम्बुलेंस से सदर अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। लेकिन आज अचानक करीब 7 से 8 महिला होमगार्ड बेहोश होकर गिर गई हैं। फिलहाल सभी को रेफरल अस्पताल में भर्ती किया गया है। बात करेंगे झारखंड की। रांची के प्रोजेक्ट भवन स्थित सभागार में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 160 नए डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर नवरात्र के खास अवसर पर उन्हें सम्मानित किया है। सभी की नियुक्ति स्वास्थ्य विभाग में की गई है और इस अवसर पर नियुक्ति पत्र पाने वाले चिकित्सकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्गा पूजा के अवसर पर नियुक्तियां की श्रृंखला में नित्य नई कड़ियां जुड़ रही हैं। उन्होंने चिकित्सा पदाधिकारियों से ये भी कहा कि आपकी मानवीय संवेदनाएं यथार्थ में दिखाई देनी चाहिए ताकि उसका लाभ गरीब और असहाय लोगों को मिल सके। इस अवसर पर कुल 64 सहायक प्राध्यापकों, 55 विशेष चिकित्सा पदाधिकारियों, 38 चिकित्सा पदाधिकारियों और 13 दंत चिकित्सक नियुक्त किए गए हैं। कुमारी मुंडा और मैं जमशेदपुर की रहने वाली हूँ। मेरी नियुक्ति सहायक प्रधान अध्यापिका के तौर पे महात्मा गांधी मेडिकल मेमोरियल कॉलेज जमशेदपुर में की गई है और मैं इस नियुक्ति का इंतज़ार काफ़ी वर्षों से कर रही थी। मेरी पढ़ाई 2022 में कंप्लीट हो चुकी थी और मैं इस दिन और फाइनली आज वो शुभ दिन आ ही गया है। इस दिन के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री सर और माननीय स्वास्थ्य मंत्री सर की आभार प्रकट करती हूँ कि उनकी वजह से हमें आज ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हो रही है, बहुत खुशी हो रही है, बहुत जिम्मेदारी मिली है। इसको जो उद्देश्य से सरकार ने हम लोगों को चुना है
उस पर उत्तीर्ण रहना है। हॉस्पिटल में कई चीज़ कमियाँ होती हैं, तो उसके बारे में मंत्री जी ने कहा कि हमको लिख के दिए। क्या लगता है कि फिर हो पाएगा? अब कहा है उन्होंने तो ज़रूर होगा, देखते हैं। झारखंड के मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने में घोटाले का आरोप लगाया है, जिस पर मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने पलटवार भी किया है। दरअसल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का ये आरोप है कि कुल 11 टेंडर विशेष समुदाय के एक ही परिवार को दे दिए गए हैं, जिसकी प्रक्रिया को लेकर गंभीर अनियमितताओं के साक्ष्य भी मिलने के दावे किए जा रहे हैं। तो वही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर उन्होंने जांच की मांग की है, जिसके जवाब में मंत्री इरफान अंसारी ने पत्रकारों से बातचीत कर खुलकर अपनी बातों को सामने रखा। फुरकान अंसारी का बेटा हूं, मैं बता दे रहा हूं। मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन राज्य मेरे पिताजी ने दिलाया है, जिसम गुरु शिबू सोरेन जी दिलाए हैं, हेमंत जी मुख्यमंत्री हैं, फुरकान साहब ने दिलाया है राज, इरफान अंसारी मंत्री है, राज हमारा है। इसलिए जो बाहरी लोग आकर जो इस तरह से निम्न स्तर की आरोप लगाते हैं, घटिया आरोप लगाते हैं, वैसे लोगों को मैं कहना चाहता हूं, अगर जानकारी नहीं है तो मेरे पास आइए। बाबूलाल जी अच्छे व्यक्ति हैं, मैं नेता नहीं मानता हूं उनको, अच्छे व्यक्ति मानता हूं, क्योंकि वो आदिवासी हैं। आदिवासी का मतलब होता है सुबर, जल, जंगल, जमीन। इन नफरत की भावना से आप कहां से ग्रसित हो गए बाबूलाल जी? आप आ जाइए मेरे पास, आइए मोहब्बत का पाठशाला पढ़ाएं। भाजपा द्वारा आयोजित बोकारो क्लब में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कार्यक्रम में झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री और पूर्व नेता प्रतिपक्ष चंदन क्यारी के पूर्व विधायक अमर बावरी ने भी राहुल गांधी के वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे को टाइफाइस बताया। राहुल गांधी पर चुस्की लेते हुए कहा है कि राहुल गांधी कांग्रेस के युवराज हैं और राज्य सत्ता की मलाई खाकर बड़े हुए हैं। दादी का वह साम्राज्य देखा है जिसमें खाता न वही खाता। कांग्रेस के आगे आका भी वही है। कांग्रेस के युवराज के लिए संविधान पॉकेट में रखने वाली चीज है। इसको देख के देश की जनता ने खारिज कर दिया है। भारत के संविधान को लेकर राहुल गांधी लोगों के बीच में पहुंचे थे, लेकिन जनता ने इनको ना करते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार भी गद्दी पर बैठा दिया है। अब नया शिगुफा लेकर आए हैं जो टाइफाइस होगा। झारखंड के पूर्व नेता पक्ष की माने तो राहुल गांधी बिहार की जनता को माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये वोट की चोरी नहीं है, ये दिलों की चोरी है जो उनसे जनता प्रेम करती है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में रांची स्थित करमटोली चौक प्रेस क्लब में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये आयोजन झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी शिक्षा विभाग के तत्वाधान में संपन्न किया गया है। इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री के जीवन एवं योगदान पर आधारित स्मारिका का लोकार्पण समारोह हुआ है और मौके पर कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं को उपस्थित देखा गया है, जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री के योगदान को याद भी किया है। तो वहीं कांग्रेस के पदाधिकारियों ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए अपनी बातों को रखा है। रांची जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में रांची परिषद की बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक में डीएमएफटी से अभी तक स्वीकृत एवं लंबित योजनाओं की समीक्षा की गई। तो वहीं लंबित योजनाओं को समय सीमा के अंदर गुणवत्तापूर्ण एवं वित्तीय नियमावली एवं प्राक्कलन के विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए योजनाओं को जल्द से जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। डीसी द्वारा संबंधित कार्यकारी एजेंसी को ये निर्णय दिया गया है। जानकारी के अनुसार डीएमएफटी के नए गाइडलाइन के रांची जिला अंतर्गत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित पंचायत एवं ग्रामों की सूची की समीक्षा करते हुए नए पंचायतों एवं ग्रामों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रों में जोड़ने के लिए सर्वसम्मति से निर्णय भी लिया गया है। राजधानी रांची के रातू रोड स्थित आरआर स्पोर्टिंग क्लब द्वारा बनाए गए दुर्गा पूजा पंडाल को चर्च का प्रारूप देने पर एक विवाद खड़ा हो गया है, जिस पर रांची जिला दुर्गा पूजा समिति अध्यक्ष विकी यादव ने एपीएन न्यूज से खास बातचीत की है और खास बातचीत में उन्होंने अपनी बातों को सामने रखा है। इस दौरान उन्होंने पंडाल के निर्माण से लेकर उद्घाटन की तैयारियों से जुड़ी खास जानकारियां दी हैं। तो वहीं इटली के रोम में स्थित वेटिकन संग्रहालय के रूप में बनाया गया ये पंडाल, जिस पर हिंदू संगठनों ने कड़ा विरोध किया है। उनका कहना है कि दुर्गा पूजा पंडाल को चर्च का रूप देना हिंदू आस्था और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। आप देखिए पूरी बातचीत।
इस वक्त हम राजधानी रांची के आरआर स्पोर्टिंग क्लब के अध्यक्ष और रांची जिला दुर्गा पूजा समिति के भी अध्यक्ष यानी कि विकी यादव के साथ खड़े हैं। हम यहाँ पर जानेंगे कि आखिर क्या विवाद छिड़ गया है, क्यों आखिर यहाँ के पंडाल को लेकर विवाद छिड़ा है। आइए इनसे जानते हैं। सर, क्या कहना है आपका, क्या विवाद इस तरह से सोशल मीडिया पर वायरल रील्स को लेकर? देखिए मैम, जिस प्रांगण पे आप खड़े हैं उस प्रांगण का नाम ही बड़ा है। ये प्रांगण लगभग 50 साल से हमारी संस्था है और आप देख सकते हैं कि हमने जो प्रारूप दिया है ये लगभग 2022 में कोलकाता के एक प्रसिद्ध श्री भूमि दुर्गा पूजा में इस पंडाल का निर्माण हो चुका है। उसी के तर्ज पर आरआर स्पोर्टिंग क्लब के प्रांगण में 2025 में हमने इस पंडाल का निर्माण करा है। और हमारा देश सेक्युलरिज्म को प्रोत्साहित करे। मैं सेक्युलरिज्म हूँ, मैं यहाँ का सिटीजन हूँ। हमारा भारत सर्वदेश संपन्न है। जैसा कि आपने कहा, रांची में ये काफी समय से यहाँ पर आरआर स्पोर्टिंग क्लब में 50 सालों से यहाँ पर निर्माण किया जाता रहा है पंडाल का। और आपने कहा कि सेक्युलरिज्म के बारे में जो बात आपने की, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसा कि सोशल मीडिया पर बात सामने, क्या उद्घाटन के वक्त भी क्या किसी तरह के विवाद होने की संभावनाएं हैं? क्या कोई चुनौती भी आ सकती है आपके लिए उद्घाटन के समय? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी आएंगे और कल सब परिवार आएंगे और इस प्रांगण का अनावरण करेंगे। यहाँ के आपस के लोग जितने भी हैं वो हमारे संस्था के साथ है। मुझे उम्मीद है कहीं से कोई भी संस्था में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत पुरानी प्रांगण है। और हम लोग, मैं खुद ही 135 संस्थाओं अभी मेरे अंडर में है। मैं उसके अध्यक्षता में हमने रामलल्ला को जगह दिलवाई। जो आज स्वामी नारायण मंदिर बन रही है वो हमारी ही देन है। कितनी लागत आई है सर पंडाल के निर्माण में? लगभग 68 लाख रुपए के अप्रोक्स इस पंडाल पे, और ओवरऑल अगर आप पूजा का लीजिएगा तो लगभग 80 से 85 अभी अनुमानित खर्चा किया है। कितने समय लगे इसको निर्माण करने में? लगभग 3 महीने के अप्रोक्स लगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। विवादों पर ऐसी स्टेटमेंट्स जो आ रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर आवाज उठाए जा रहे हैं, इस पर अगर बात की जाए तो निश्चित रूप से ये सरासर गलत है, ये उनका कहना है। इसके अलावा उन्होंने बताया खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसके उद्घाटन के लिए पहुंचेंगे, यानी कि सरकार उनके साथ है, मुख्यमंत्री को आपत्ति नहीं है, लोग उनके साथ खड़े हैं। सिर्फ बेतुकी बातें ही यूं ही हवा में की जा रही है। फिलहाल उनका यही कहना है। देखते हैं इस प्रारूप को लोग कितना पसंद करते हैं। आने वाले दिनों में, नवरात्र के बाकी दिनों में लोग श्रद्धालु किस तरह से यहाँ के प्रारूप का आनंद लेते हैं। फिलहाल के लिए एपीएन न्यूज से कैमरामैन दीपक के साथ एपीएन मैं तृप्ति, रांची से नमस्कार। हजारीबाग जिले में वन भूमि घोटाला मामले को लेकर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी ने एक बड़ी कार्यवाही के तहत नेक्स्ट जेन ऑटोमोबाइल के मालिक विनय कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक अवैध जमाबंदी से जुड़े इस बड़े मामले में यह गिरफ्तारी 25 सितंबर की शाम को की गई है। जांच कर्मियों के अनुसार विनय कुमार सिंह पर सरकारी अधिकारियों के साथ आपराधिक षड्यंत्र रचकर गैर मजरूआ खास और जंगल झाड़ी की भूमि की अवैध जमाबंदी करने का आरोप है, जिसे लेकर एसीबी हजारीबाग थाना में ये मामला दर्ज किया गया है। और ये मामला 2013 का है, जब डीसी कार्यालय हजारीबाग ने 5 प्लॉटों की अवैध जमाबंदी को रद्द कर दिया था। और इस फैसले को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग झारखंड सरकार ने भी उसी साल ही सही ठहराया था। तो वहीं इस मामले की जांच में ये पाया गया है कि रद्द की गई जमाबंदियों के बावजूद विनय कुमार सिंह ने अधिकारियों के साथ मिलकर इसी तरह की गैर मजरूआ खास और जंगल खाते की भूमि की अवैध जमाबंदी कराई है। रायपुर में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में एकात्म मानववाद और अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती श्रद्धा एवं उत्साह पूर्वक मनाई गई है। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्मृति मंदिर में जनसंघ के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया है। उनके जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान भी किया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भारतीय राजनीति को एक नई दिशा दी है। उनकी विचारधारा एकात्म मानववाद आज भी समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के विकास उत्थान को प्रेरणा देती है। उपाध्याय जी का संपूर्ण जीवन समर्पण, सादगी और राष्ट्रहित के प्रति अटूट आस्था का प्रतीक रहा है। मुख्यमंत्री साय ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि वे उनके आदर्शों पर चलकर समाज सेवा एवं राष्ट्र सेवा के सक्रिय रूप से अपना योगदान दें। भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनका सपना था कि समाज का कोई भी व्यक्ति
शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार और सम्मान की मूलभूत सुविधाओं से वंचित न रहे। उनकी सोच और मार्गदर्शन ही आज सरकार की योजनाओं का मूलभूत आधार है। और माननीय दीनदयाल जी ने अंत्योदय पर जोर दिया। समाज के अंतिम छोर में जो आदमी खड़ा है उसके विकास पर जोर दिया। और आज चाहे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हों, आज भारत सरकार के माध्यम से देश के गरीबों की वो सेवा लगातार कर रहे हैं। हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार भी अंत्योदय की सेवा में लगा हुआ है, गरीबों की सेवा में लगे हुए हैं। हम सब लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय को लेकर आगे चल रहे हैं। सक्ती में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार, नई दिल्ली तथा छत्तीसगढ़ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग जिला सक्ती के संयुक्त तत्वाधान में आज सुबह 10 बजे तहसील चंद्रपुर अंतर्गत दरहा घाट में बाढ़ आपदा से बचाव हेतु मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कलेक्ट्रेट अमृत विकास तोपनो ने संबोधित करते हुए सभा को कहा है कि ये मॉक ड्रिल आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने और आम जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए सभी संबंधित शासकीय विभागों को आमजन को जागरूक करना अति आवश्यक है। वहीं बाढ़ आपदा जैसी परिस्थितियों में हमें किस तरह के व्यवहार अपनाते हुए समस्याओं से बचना है, इसके बारे में भी जानकारी होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बाढ़ आपदा जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, नगर सेवा, स्वास्थ्य विभाग आदि का बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व होता है, जिसके लिए सजग रहना अति आवश्यक होता है। कलेक्टर ने बताया कि आज राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत सरकार के निर्देशानुसार चंद्रपुर के दरहा घाट में जिला स्तर पर उपलब्ध समस्त बाढ़ बचाव सामग्रियों का मॉक ड्रिल किया गया है। कलेक्टर टोपनो ने आज जिले में बाढ़ आपदा से बचाव की आवश्यक तैयारियों का जायजा भी लिया है। बात करेंगे मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा की ऐतिहासिक रामलीला, जो कि 137 वर्षों से चली आ रही है। इस बार एक खास वजह से सुर्खियों में बन गई है। जन जन के प्रिय सांसद विवेक बंटी साहू ने इसमें राजा जनक का किरदार निभाया है। छिंदवाड़ा के हृदय स्थल छोटी बाजार में धनुष यज्ञ और सीता स्वयंवर के मंचन में सांसद जी ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई है। ये पहली बार है कि छिंदवाड़ा से कोई सांसद इस मंच पर अभिनय करता हुआ देखा जा रहा है। बता दें कि विवेक बंटी साहू का परिवार पीढ़ियों से इस रामलीला से जुड़ा हुआ है और उनके दादाजी जयशंकर साहू रामलीला के कोषाध्यक्ष और अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हजारों वर्षों से होती है। यह हमारी संस्कृति का एक प्रमुख हिस्सा है। छिंदवाड़ा की हमारी रामलीला भी ऐतिहासिक है। निर्विवाद रूप से लगातार 137 वर्षों से रामलीला का आयोजन हो रहा है। चौथी पीढ़ी के रूप में मुझे इसमें रामलीला परिवार जोड़ने का अवसर मिला। मेरे परदादा जी, दादाजी और मैं इस वर्ष पिछले वर्ष मेरे बेटे ने मुझे सौभाग्य था कि प्रभु कृपा हुई, तो राम की कृपा हुई और आज राजा जनक का अभिनय कार्यक्रम राजा जनक जी का ही रोल है अपना। देखिए, तो डायरेक्टर ने तय किया था कि मुझे क्या करना है, बस मेरे मन में था कि मुझे कुछ करना है, लेकिन हमारे साथ ये माँ सीता के पिताजी का अभिनय करने का अवसर मिला है। एक ऐसी लड़की की बेटा जो हमेशा हर कदम में अपने पति के साथ है। पति ने जो संकल्प किया, पति को
अपने माता पिता से जो आदेश मिला उसे पूरा करने में अपने पत्नी के साथ देखिए, इस रामलीला मंच से मेरा एक ही संदेश है, अगर हमारा धर्म है तो ही हमारा अस्तित्व है, ये हमारी परंपरा है, संस्कृति है और इस संस्कृति को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आज मोदी जी के नेतृत्व में हमारी ये संस्कृति की परंपरा पूरी दुनिया में फैल रही है। स्टेट लाइव में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।